हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय लॉ चैनल विनायका लॉ स्टडीज़। हमने अपनी बीएनएस की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है जिसमें हमने अब तक अपना डेफिनेशन क्लोज यानी सेक्शन 2 और सेक्शन 1 दोनों डिटेल में कवर कर लिए। आज हम अपने आगे की स्टडी स्टार्ट करते हैं। ये सीरीज़ आपके एपीओ, एआईबी और आपके जुडिशरी यानी किसी भी स्टेट का एपीओ है या किसी भी स्टेट का जुडिशरी और एआईबी तीनों ही एग्ज़ाम या इससे रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम जिसमें बीएनएस आती है वहाँ आपकी हेल्पफुल रहेगी। चलिए बिना टाइम वेस्ट करे हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके, आज हम अपना स्टार्ट कर रहे हैं अपना सेक्शन 3। अब देखिए सेक्शन 3 में क्या दिया गया है। सेक्शन 3 के अंदर हमारी जनरल एक्सप्लेनेशन दी गई है। अगर इन एक्सप्लेनेशन की बात करें तो इनमें वो चीज़ें दी गई हैं जो हमें पहले आईपीसी में सेक्शन 6, 7, 27, 32, 34, 35 और 36, 37, 38 यानी इन सब सेक्शन को जोड़ के अब क्या कर दिया गया, एक ही सेक्शन बना दिया गया। वो है हमारा सेक्शन 3। सेक्शन 3 के अंदर इन्हीं सभी सेक्शन की को अलग अलग कर दिया यानी 1, 2, 3 करके इस तरह से 9 एक्सप्लेनेशन में डिफाइन किया गया। देखिए अब है ना, हम 1 बाय 1 इस सेक्शन को मैं आपको समझा देती हूँ कि इनका मतलब क्या है। देखिए अगर सेक्शन 3 का हम 1 देखते हैं तो उसमें सीधे सीधे दिया गया है, इन्होंने हमें दिया है कि इन्होंने हमें सीधे सीधे दिया है थ्रू आउट दिस संहिता एवरी डेफिनेशन ऑफ एन ऑफेंस, एवरी पिनल प्रोविजन and every illustration of every such definition of penal provision। यानी ये जो इसमें डेफिनेशन दी गई है प्रत्येक अपराध की, प्रत्येक भाषा, प्रत्येक दंड यानी कैसी भी जो भी यहाँ पे जो भी इलिस्ट्रेशन दिए गए हैं या डेफिनेशन दिए गए वो क्या होंगे, वो इस चैप्टर में कवर्ड होंगे। अगर अब हम इस चीज़ को समझें कि इसका मीनिंग क्या है यानी इसकी ये वर्क कैसे करता है, इस सेक्शन के ज़रिए यानी सेक्शन 3 के ज़रिए हमें क्या समझाया जाता है। देखिए इसमें आप अपना पहला देखिए, पहला इलस्ट्रेशन देखिए। आप में जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उनको मैं आपको हाईलाइट करके दे देती हूँ, ठीक है। अब इसमें आप आ जाइए, इसमें देखिए आपका जो एक्सप्लेन आपका एव है यानी सेक्शन 3 क्लॉज 1 का क्लॉज ए सब क्लॉज ए में क्या दिया गया। देखिए इन्होंने दिया है द सेक्शन इन दिस संहिता विच contain definition of offense do not express that a child under 7 years age cannot commit सच ऑफेंस। यानी देखिए इन्होंने सीधा सीधा दिया है कि 7 इयर्स का जो बच्चा है इसमें इनके हिसाब से यानी वह कोई भी क्राइम नहीं कर सकता। मतलब कि आपका ये इसका इनका मतलब ये रहे इसके हिसाब से यानी एक्सप्लेनेशन जो हमारा सेक्शन 3 है, एक्सप्लेनेशन 1 है और 1 का भी क्लॉज ए के हिसाब से कानून में ये कहा गया यानी इस संहिता इस बीएनएस का में ये कहा गया है कि अगर कोई 7 साल से कम उम्र का बच्चा है या पूरे 7 साल का, वह कोई भी क्राइम नहीं कर सकता। वह क्राइम चाहे किसी भी तरह का हो, चाहे चोरी हो, चाहे मर्डर हो, चाहे रॉबरी हो या डकैती हो, कुछ भी हो, यानी इस एज से कम एज का बच्चा कोई क्राइम नहीं किया कर सकता, उसको क्रिमिनल नहीं माना जाएगा। वो किस में बताया गया, वो हमारे इलस्ट्रेशन ए में बताया गया। अब देखिए सेकंड आ जाइए यानी हमारे बी में हमें क्या दिया है इन्होंने, अ पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट एप्रीहेंड सेड who has committed murder here is not guilty of the offense of wrongful confinement। यानी अगर एक पुलिस ऑफिसर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करता है, ठीक है, क्यों गिरफ्तार करता है, क्योंकि उसने मर्डर किया है, वो उसको मर्डर के जुर्म में अगर गिरफ्तार कर रहा है तो वो ऑफिसर रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का गिल्टी नहीं होगा, क्योंकि उसने जो भी किया है वो कानून के दायरे में रहकर किया, क्योंकि वो ज़रूरी था। अगर वो उसको गिरफ्तार नहीं करता तो वो भाग जाता और वो और भी क्राइम करता। तो यानी ये एक पुलिस ऑफिसर के द्वारा किसी भी गिल्टी पर्सन को अरेस्ट करना रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट नहीं होगा, ठीक है। आई होप आपको ये दोनों पॉइंट समझ आ गया। नेक्स्ट आ जाते हैं। देखिए नेक्स्ट हमारा जो जो सेक्शन 3 का क्लॉज 2 है उसमें बड़ा सिंपल ही दिया है इन्होंने कहा है एवरी एक्सप्रेशन विच इज एक्सप्लेन इन एनी पार्ट ऑफ
of this Samhita is used in every part of this Samhita is confirmed with the explanation। मतलब इसका देखिए सीधा सीधा मतलब है कि यहाँ ये क्या कहते हैं कि कानून में, यहाँ कानून में इस्तेमाल किए गए सभी शब्दों का अर्थ हर जगह एक ही जैसा होगा। यानी इसमें अगर कोई भी वर्ड्स यूज़ किए हैं, वो कहीं भी यूज़ किए हैं, उनका मीनिंग एक ही होगा, ना कि कोई अलग होगा कि यहाँ पे कुछ और है। जैसे किसी वर्ड्स का ही ले लीजिए कि यहाँ पे जैसे अभी मैं आपको क्राइम का मीनिंग कि यहाँ पे कुछ और है, क्राइम का मीनिंग कहीं और कुछ होगा, नहीं। जो क्राइम का यानी जो हमने देखे कल डेफिनेशन क्लॉज में जो वर्ड्स पढ़े थे, काफ़ी सारी अक्सर हमने वहाँ पे डेफिनेशन पढ़ी थी, यानी उन डेफिनेशन का जो मीनिंग आपको डेफिनेशन क्लॉज में दिया गया है वही पूरे एक्ट में उनका मीनिंग रहेगा। ये हमें क्या बताता है? ये हमें सेक्शन 3 का क्लॉज 2 बताता है। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारा क्लॉज 3। इसमें क्या दिया है? व्हेन प्रॉपर्टी इज इन द पोजेशन ऑफ अ पर्सन, स्पाउस, क्लर्क। देखिए ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप अपनी बुक में भी मार्क कर लीजिए। स्पाउस, क्लर्क, सर्वेंट, ठीक है, ऑफ अकाउंट ऑफ दैट पर्सन, ठीक है। यानी इन्होंने देखिए इसको पढ़ लीजिए। व्हेन प्रॉपर्टी इज इन the possession of a person, spouse, clerk or servant on account of the person, it is that person possession within the meaning of this संहिता। यानी अगर कोई प्रॉपर्टी, कोई चीज़ किसी ऐसे पर्सन की, यानी स्पाउस के, क्लर्क की या सर्वेंट की पोजेशन में है, यानी उसको वो डील कर रहे हैं, बट उसका क्या माना जाएगा कि उसका असली ओनर वो माना जाएगा जो उसको डील कर रहा है। जैसे अगर स्पाउस है, अगर कोई प्रॉपर्टी बीवी वाइफ के नाम में, तो उस चाहे वो वाइफ के नाम में, पर उसका असली ओनर उसका हस्बैंड माना जाएगा। कोई सर्वेंट है, वो उसके अंडर कुछ भी है, यानी कोई भी चीज़ है जिससे वो काम कर रहा है, अगर उससे कोई गलती हो जाती है तो उसका जिम्मेदार कौन? उसका मालिक माना जाएगा, ठीक है। ये इस चीज़ को डिफाइन करता है। आप नीचे भी इसको एक्सप्लेनेशन से पढ़ सकते हैं, ठीक है। देखिए, अ पर्सन एम्प्लॉयड टेम्परेरी और पर्टिकुलर ओकेजन इन अ कैपेसिटी ऑफ अ क्लर्क और सर्वेंट इज अ क्लर्क और सर्वेंट विद इन द मीनिंग ऑफ सबसेक्शन। यानी सीधी सीधी इन्होंने आपको यहाँ भी समझ कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी जगह एक सर्वेंट की, एक क्लर्क की हैसियत से काम कर रहा है, तो अगर वो काम कर रहा है और उससे कोई भी गलती हो जाती है या कोई भी हो, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? उसका जिम्मेदार उसका ऑनर होगा, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी बहुत अच्छे से। नेक्स्ट आ जाते हैं, अपना नेक्स्ट को हम अभी देख लेते हैं। अब देखिए नेक्स्ट में 4 में क्या कहा है? इन्होंने कहा है इन एवरी पार्ट ऑफ दिस संहिता एक्सपेक्ट अवेयर अ कंट्री इंटेंशन appear from the context word which refer to act done extend also to legal omission, ठीक है। देखिए हमें जो इसके सब क्लॉज 4, इसके क्लॉज 4 में क्या दिया गया है? देखिए इन्होंने कहा है इन एवरी पार्ट ऑफ दिस एक्सेप्ट वेयर अ कंट्री इंटेंशन अपीयर फ्रॉम द कॉन्टेस्ट वर्ड विच रेफर टू एक्ट एंड डन एक्सटेंड ऑल्सो इज इलीगल ओमिशन। यानी देखिए कभी कभी क्या होता है, आप लोगों को एक्ट और ओमिशन में कन्फ्यूज़न है, बहुत है। ये चीज़ मैंने वैसे कल की क्लास में भी बहुत अच्छे से समझाई थी कि एक्ट क्या होता है और ओमिशन होता है। यानी अगर हम अपना कोई भी काम कर रहे हैं, यानी अगर हमारे पास कोई, हम अपने बाय हैंड कोई भी काम कर रहे हैं, वो एक्ट होता है। यानी हमारे द्वारा किया गया कोई भी कार्य, हम कोई पेंसिल उठा रहे हैं, कोई पेन उठा रहे हैं या कोई फ़ोन उठा रहे हैं, ये सब क्या है? ये एक्ट है। बट ओमिशन का मीनिंग क्या है? ओमिशन का मीनिंग है कि जो काम हमें करना चाहिए था फिर भी हमने नहीं किया। ओमिशन का अगर आपको हिंदी मीनिंग, तो इसका मीनिंग होता है चूक। यानी हमें वो काम करना था पर हमने उसे फिर भी नहीं किया। यानी हमने, जैसे मान लीजिए मैंने कल भी आपको एक बहुत अच्छे से, जैसे कि अगर कोई बच्चा है वो पानी में गिरने जा रहा है, वो गिर रहा है और हमें पता है कि वो गिर जाएगा तो उसकी डेथ हो जाएगी। अब हम वहाँ पे खड़े हैं तो वो हमारी, देखिए कोई भी कानूनी ड्यूटी नहीं, बट एक लीगल जिम्मेदारी है कि हमारे देखते हुए, क्योंकि वो बच्चा बहुत छोटा है, उसे समझ नहीं है कि वो यहाँ से गिर जाएगा तो उसकी डेथ हो जाएगी। तो ये अगर हम वहाँ खड़े हुए उसको नहीं बचा रहे हैं तो ये क्या होगा? ये हमारा ओमिशन होगा। यानी हमने जानबूझकर वो काम किया ही नहीं, क्योंकि हमारी एक ड्यूटी
लगी थी कि हमें उस बच्चे को बचाना चाहिए था, पर हमने ऐसा नहीं किया, तो ये क्या होगा, ओमिशन। ऐसे ही आपको एक और एग्जांपल बता देती हूँ कि देखिए, अगर कोई डॉक्टर है, उसके सामने कोई पेशेंट है और डॉक्टर को पता है कि अगर उसने उसको ट्रीटमेंट नहीं दिया तो उसकी डेथ हो जाएगी, पर डॉक्टर जानते हुए भी उसे ट्रीट नहीं करता, तो ये क्या होगा, ये ओमिशन होगी, क्योंकि उसे करना चाहिए था। किसी कार्य को ना करना भी क्राइम होता है, कहाँ होता है, वो ओमिशन में होता है। ठीक है, तो यही आपको क्या समझाया गया है, यही आपको उसे एक्सप्लेनेशन 3 के सेक्शन 3 के क्लॉज 4 में बताया गया है। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट नंबर 5 पर। व्हेन अ क्रिमिनल act is done by several persons is furtherance of the common intention of all, each of such person is liable for the act in the same manner। ठीक है, ये मैं आपको हाईलाइट कर देती हूँ कि जो वर्ड्स आपके इम्पोर्टेंट है इसमें, एज इफ इट वर डन बाय हिम अलोन। यानी देखिए, अब इस चीज़ का मीनिंग क्या हुआ, यानी इसमें ये क्या कहना चाहता है। अब हम इसको क्या इजी लैंग्वेज में समझ लेते हैं। देखिए, यहाँ पे क्या कहना चाहता है कि जब कोई अपना क्राइम कई व्यक्तियों द्वारा एक साथ मिलकर किया जाता है, तो हर व्यक्ति उस अपराध के लिए जिम्मेदार होगा। जैसे कि उसने ये अपराध कैसे किया हो, ये अपराध उसने अकेले किया हो। देखिए, इन्होंने सीधे सीधे दिया है आपको, क्रिमिनल एक्ट दिया है डन बाय सेवरल पर्सन, यानी ये बता रहे कि अगर वो अपराध कई सारे व्यक्ति, जैसे कोई मर्डर है, यानी वो बहुत सारे व्यक्ति एक मर्डर को प्लान करते हैं, किसके लिए, कि बहुत की हमें उस इंसान का मर्डर करना है। अब वो चले गए, अब मान लीजिए वो 5 पीपल थे, पर 5 में से 4 ने ही उसको उसको मारा है, एक खड़ा रहा, बट वो उसमें शामिल था, तो यानी वो पांचों के पांचों इसी मर्डर के क्या माने जाएंगे, दोषी माने जाएंगे, क्योंकि ये ऐसे माना जाएगा कि इसने भी ये मर्डर अकेले ही किया है। यानी ये उसके लिए जो बहुत सारे लोग मिलकर कोई एक अपराध करते हैं, तो हर एक अपराधी उसी अपराध का दोषी माना जाता है। ये क्या बताता है, ये हमें सेक्शन 3 का क्लॉज 5 बताता है। नेक्स्ट आ जाइए नंबर 6 पर। Whenever an act which is criminal only by reason of its being done with a criminal knowledge or intention is done by several person। ठीक है, इसको हम पहले अपना हाईलाइट कर लेते हैं, हमें इम्पोर्टेंट क्या है, तो आप अपने बैरक में ने मार्क कर लीजिए। ईच ऑफ सच पर्सन हु ज्वाइन, देखिए इन वर्ड्स को इम्पोर्टेंट को मार्क कीजिए, ताकि जब आप बेयर एक्ट खुद से पढ़ते हैं तो आपको याद रहेगा कि हमें ऐसे कौन से वर्ड हैं इसमें जो इम्पोर्टेंट है, जिनको हमें ध्यान रखना। ठीक है, ज्वाइन इन द एक्ट विथ सच नॉलेज और इंटेंशन। ठीक है, हम इसको भी हाईलाइट कर लेते हैं अपना। इंटेंशन इज लायबल फॉर द एक्ट इन द सेम मैनर as if this act were done by him alone with the knowledge or intention। यानी इसमें देखिए इन्होंने क्या कहा, देखिए ऊपर वाला जो हमारी एक्सप्लेनेशन थी उसमें क्या कहा था कि अगर कई व्यक्ति एक साथ मिलकर कोई अपराध करते हैं तो वो सभी उसके दोषी होंगे। ठीक है, यहाँ पे मेन क्या दिया है, इन्होंने मेन दिया है नॉलेज और इंटेंशन। यानी देखिए, अगर कोई व्यक्तियों को, काफ़ी सारे व्यक्ति हैं, वो मिलके एक गुनाह को करने की सोचते हैं, वो सोचते हैं कि हमने ये अपराध करना है, हाँ उनका नॉलेज भी है क्योंकि करने का इरादा भी है, और उनकी इंटेंशन भी है, वो जानते भी हैं कि हाँ ये काम होना है, और उनकी इंटेंशन भी कि हाँ हम करेंगे। तो चाहे उनमें से कोई व्यक्ति उनमें से कोई अपराध करे या ना करे, कुछ भी हो, बट वो सारे उसी के दोषी होंगे, क्योंकि उनके पास इरादा और इंटेंशन, यानी उनके पास नॉलेज भी था और इंटेंशन भी थी, तो वो सभी क्या होंगे, इस क्राइम के दोषी होंगे। यानी उन सभी की इच्छा थी इस क्राइम को करने की, इसलिए वो क्या होंगे, वो सभी इसके दोषी होंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपना 3 के क्लॉज 7 पर। Wherever the causing of a certain effect or an attempts to cause that effect by an act or by an omission is an offense, it is to be understood that the causing of the effect partly or act and partly by omission is the same offense। यानी इसमें ये क्या कहना चाहता है, अब इसको हम अपना
समझ लेते हैं। देखिए इसमें ये सीधे सीधे कहता है कि जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को मतलब कि किसी काम को, देखिए यहाँ पे इसमें सीधे सीधे बताया गया कि अगर किसी व्यक्ति का, तो देखिए इन्होंने इसमें सीधे सीधे कहा कि जब किसी व्यक्ति को किसी कार्य के करने का उसका परिणाम पता है, कि जैसे अगर किसी को किसी का कोई ऐसा कार्य, मानिए अगर कोई व्यक्ति कोई चोरी करके भाग रहा है और एक व्यक्ति उसे खड़ा हुआ देख रहा है, उसे पता है कि वो चोरी कर रहा है, वो गलत है, उसका काम क्या है, उसको रोकना। यानी अगर वो उसको नहीं रोकता और किसी को उसके ना रोकने से कोई नुकसान होता है, तो यानी वो क्या होगा, ओमिशन। मैंने अभी आपको पढ़ाया था, यानी पार्टली ओमिशन, यानी एक्ट करके नुकसान पहुंचाना या एक्ट ना करके नुकसान पहुंचाना। इसमें देखिए इन्होंने आपको यही कि या तो अपना काम करके किसी को नुकसान पहुंचाना या काम ना करके किसी को नुकसान पहुंचाना, तो दोनों ही कंडीशन में क्या होगा, ये आपका ऑफेंस में काउंट होगा। यानी अगर या तो आप कोई ऐसा काम करते हैं जिससे किसी को नुकसान हो, या कोई ऐसा काम नहीं करते, या कोई ऐसा काम करता है कि जिससे किसी को नुकसान हो जाए, ठीक है, तो वो दोनों ही कंडीशन में क्या होगा, वो दोनों ही कंडीशन में आपका क्राइम होगा। इसका इलस्ट्रेशन देख लीजिए। देखिए इलस्ट्रेशन से आपको ये बहुत ही सिंपली समझ आ जाएगा। ए इंटेंशनली कॉज जेड डेथ partly by illegal omitting to give Z food and partly by beating Z has committed murder। यानी इसमें इन्होंने क्या कहा है, इसे देखे बहुत ही सिंपल सा इलस्ट्रेशन है। क्या यह को खाना देने का अवैध रूप से क्या करता है, ओमिशन करता है, यानी उसको क्या करता है कि खाने में एक उसको जहर मिला के दे देता है। मान लीजिए आप कि उसने उसे खाने में जहर मिला के, यानी कुछ तो उसने उसको कहाँ से मार दिया, जहर देकर, और कुछ कहाँ से मार दिया, देख लिया उन्होंने कहा है बीटिंग बाय सेट, यानी उसने क्या कर दिया, उसको पीट कर, यानी कुछ तो उसने क्या किया, इलीगल ओमिट गिव फूड, यानी कुछ तो उसको खराब खाना देकर मार दिया और कुछ उसको मार कर मार दिया। यानी दोनों ही कंडीशन में क्या किया, उसने कमिट मर्डर किया है, यानी उसने एक्ट करके भी, सॉरी 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 सॉरी, इसमें इन्होंने कहा है इलीगली ओमिटिंग टू जेड फूड। यानी अगर एक व्यक्ति था, आप इसे अच्छे से समझिए, थोड़ी थोड़ी मिस अंडरस्टैंडिंग हो गई। एक व्यक्ति था, जेड ने क्या किया, जेड ने क्या किया कि उसको भोजन न देके, यानी अगर वो उसे खाने की ज़रूरत है, उसने क्या किया कि उसको एक कमरे में बंद कर रखा। अब उसको जब प्रॉपर खाना नहीं दिया जाएगा तो क्या होगा, वो मर जाएगा, क्योंकि वो कितने दिन तक भूखा रहे। यानी कुछ तो उसने उसे इस तरह से मार दिया खाना ना देकर, यानी ये क्या हो गया, ओमिशन। और कुछ उसको क्या कर दिया, मारकर, यानी उसकी पिटाई कर कर उसको अधमर कर दिया। तो दोनों ही कंडीशन में क्या हुआ, ये मर्डर हो गया। अब आप इसमें देखिए एक्ट कहाँ था, एक्ट कहाँ था, जब उसने उसे पीटा, यानी वो एक्ट था। ओमिशन कहाँ था, जब उसे उसे खाना देना चाहिए था और उसने उसे खाना नहीं दिया, तो ये क्या था, ये ओमिशन था। तो आई होप आपको ये दोनों चीज़ें इस इलस्ट्रेशन से समझ आ गए होंगे। यानी इसमें दोनों चीज़ें बता दिए कि खाना ना देना ओमिशन था और मारना एक्ट था। तो ये दोनों ही कंडीशन में क्या है, ये दोनों ही कंडीशन में आपका क्राइम होगा। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़, ये इलस्ट्रेशन अच्छे से समझ आ गया हो। नेक्स्ट आ जाते हैं अपना 3 का क्लोज 8 पर। इसमें इन्होंने क्या कहा है, इसे अच्छे से समझिए। व्हेन एन ऑफेंस इज कमिटेड बाय मीन्स ऑफ सेवरल एक्ट, whoever intentionally cooperate in the commission of the offense by doing any one of those act either single or jointly with the other person commit that offense। यानी देखिए इसमें ये क्या कहना चाहता है, हम इसको सीधा सीधा समझिएगा। देखिए इसमें इसने क्या कहा है कि जब कोई अपराध कई अलग अलग कार्यों के माध्यम से किया जाता है, तो उन कार्यों में कई लोग शामिल होते हैं। यानी जब कोई अपराध अलग अलग कार्यों के माध्यम से, तो उसमें क्या होगा, लोग भी बहुत सारे शामिल होंगे, तो वो सभी उस अपराध के क्या ठहरा जाएंगे, उसी अपराध के दोषी माने जाएंगे। यानी अगर कोई व्यक्ति अलग अलग कार्यों के माध्यम से अलग अलग तरीकों से अपराध करता है और बहुत सारे लोग उसी अपराध का हिस्सा होते हैं, तो वो क्या होंगे, वो सभी उस अपराध के दोषी माने जाएंगे। ठीक है, देख लीजिए इसमें इसका एक इलस्ट्रेशन देख लेते हैं, उसी से आपको समझ आ जाएगा। हाँ, इसमें से मैं आपको इसका इम्पोर्टेंट इलस्ट्रेशन बता देती हूँ, जो अधिकतर
ये जो इसका इलस्ट्रेशन नंबर सी है, ये मैं आपका इसका पूरा हाईलाइट करती हूँ। ये वो है, ये अधिकतर एग्जाम में भी आता है, इसके ये कई बार इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन में भी आ जाता है। ठीक है, इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा, मैं अभी आपको इसे डिफाइन कर देती हूँ। एक मिनट। देखिए, हम इस इलस्ट्रेशन को अच्छे से समझ लेते हैं। इसमें आपको ये वाला पॉइंट बहुत अच्छे से समझे। A jailer has the charge of Z, a prisoner A intention to cause Z death, illegally omit to supply Z with food. In consequence of with Z is must reduce instant, but the starvation is not sufficient to cause his death. यानी देखिए क्या है, ए एक जेलर है, वो क्या करता है, जेड को अपने प्रिजनर में रखता है। अब उसका इंटेंशन क्या है, उसकी डेथ कोज करना, तो इसलिए वो क्या होता है, उसको खाना ही नहीं देता, क्योंकि उसको पता है कि अगर उसको प्रॉपर खाना नहीं दिया जाएगा तो क्या होगा, क्या उसकी डेथ हो जाएगी। इज डिसमिसिबल फॉर from his office and be succeeded by him without coalition or cooperation with A illegally omit to supply Z with food, knowledging that he is likely thereby to cause Z death. Z die ऑफ हंगर। यानी अब क्या होता है कि जब उसका ये पता लग जाता है कि ए उसको खाना नहीं दे रहा है, तो उसको क्या कर दिया जाता है, ए को वहाँ से हटा दिया जाता है। उसकी जगह कौन आ जाता है, उसकी जगह बी आ जाता है। पर बी यह जानता है कि उसको खाना ना देने की, यानी अगर जेड को खाना नहीं दिया जाएगा तो वो मर जाएगा, जबकि उसकी इस बारे में ए से कोई बात भी नहीं हुई, बट वो फिर भी ए को कोई खाना नहीं देता, जिससे क्या होता है, लास्ट में जेड की डेथ हो जाती है। किससे डेथ हो जाती है, हंगर की वजह से। तो बी इज गिल्टी ऑफ मर्डर, यानी बी किस चीज़ का गिल्टी होगा, बी गिल्टी होगा मर्डर का, क्योंकि वह जानता था कि अगर इसको खाना नहीं दिया गया तो यह मर जाएगा, और उसने वो काम फिर भी किया। यानी ये क्या है, ये ओमिशन है। अब ए इज गिल्टी ओनली फॉर अटेम्प्ट टू कमिट मर्डर। अब ए किस, देखिए बी जो है वो किस चीज़ का गिल्टी होगा, बी गिल्टी होगा पूरी तरह से मर्डर का, क्योंकि बी जानता था कि ए बहुत कमज़ोर है, अगर उसे समय पे खाना नहीं दिया गया तो उसकी डेथ हो जाएगी, और उसने वो ही किया। यानी उसने इंटेंशनली उसको खाना नहीं दिया और उसकी डेथ हो गई, तो वो कहाँ का दोषी हुआ, वो मर्डर का हुआ। बट ए, उससे क्या, ए से कोई भी बातचीत नहीं थी, यानी उसने ए के साथ मिलकर इस चीज़ की कोई सलाह नहीं की थी, तो इसलिए ए इस चीज़ का मर्डर का दोषी नहीं होगा। ए किस चीज़ का दोषी हो, ए होगा कमिट टू अटेम्प्ट टू मर्डर का, यानी क्योंकि ए की भी जो इंटेंशन थी वो क्या थी, उसको मारने की, पर ए ने उसको मारा नहीं, यानी उस जिस टाइम तक ए वहाँ था तब वो जिंदा था। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें अलग है, यहाँ एक्ट भी है और ओमिशन भी। अब आपको आई होप ये चीज़ अच्छे से समझ आ गई। अब नेक्स्ट जो है हमारा वो नंबर, यानी हमारा 2 का क्लॉज 9, इसको भी हम अच्छे से पढ़ लेते हैं। देखिए इसमें इन्होंने क्या दिया गया है, इसको पढ़िए। वेयर several persons are engaged to concern in the commission of a criminal act, they may be guilty of different offense by means of this act। यानी इसमें ये क्या कहना चाहता है, देखिए इसको समझना बहुत आसान है। इसमें क्या है, जब किसी अपराध को अंजाम देने में कई लोग शामिल होते हैं तो वो सभी एक ही अधिनियम के माध्यम से अलग अलग अपराधों के दोषी हो सकते हैं। यानी इसका मतलब क्या है, एक ही एक्ट को करने के लिए अलग अलग व्यक्तियों का अलग अलग मिलके किसी घटना को अंजाम देना, यानी क्या होगा, वो अलग अलग ही कार्यों के दोषी होंगे। अब कैसे दोषी होंगे ये आप इसके इलस्ट्रेशन से समझिए। देखिए इसके इलस्ट्रेशन में क्या दिया है, ए अटैक जेड such circumstances of give provocation that his killing of Z would be only culpable homicide, not amounting of murder, be having ill will towards Z and intending to kill him, and not having been subject to the provocation assist A is killing Z. Here though A and B are both engaged is causing Z death, B is guilty of murder and A is guilty only culpable homicide। यानी ये आपको क्या बताना चाह रहा है, देखिए इसमें इन्होंने क्या कहा है कि ए गंभीर
प्रकोपन यानी आपका कल्पेबल होमोसाइड की ऐसी परिस्थितियों के अधीन आक्रमण करता है कि यदि वह जय को उसके द्वारा सॉरी देखिए, इसमें इन्होंने क्या कहा, इसमें इन्होंने सडन और ग्रेव प्रोवोकेशन के, यानी एक व्यक्ति जो अटैक करता है वो कहाँ पे करता है, वो सडन और ग्रेव प्रोवोकेशन में आके करता है, और दूसरा व्यक्ति कहाँ में करता है, दूसरा व्यक्ति अपनी जैसे किसी से दुश्मनी हो जाती है, यानी दुश्मनी निकालने के लिए दूसरे की हत्या करता है। यानी इन्होंने देखिए इसमें सीधे सीधे क्या, ए अटैक जेड, यानी ए जेड पर अटैक करता है, कहाँ में करता है, यानी ग्रेव प्रोवोकेशन में आके, यानी गुस्से में आके उस पर अटैक करता है। दोनों में कहा सुनी हो जाती है तो गुस्से में आके उस पर अटैक करता है तो उसमें क्या होता है, अगर उसकी मौत हो जाती है, यानी अगर वो बंदा मर जाता है, जेड मर जाता है, तो वो जो मर्डर होगा वो मर्डर में ना काउंट होके कहाँ में काउंट होगा, बताइए, वो काउंट होगा आपका कल्पेबल होमोसाइड में। ठीक है, बट जो बी था, बी का क्या था कि बी इसकी उसकी पुरानी दुश्मनी थी जेड से, वो उसी बीच में आ जाता है और मौके का फ़ायदा उठा के बी को मार देता है। अब ये जो बी को ने सॉरी जेड को मार देता है। तो अब ये जो बी ने किया है ये क्या है, ये मर्डर है। देखिए इन्होंने इसमें सीधे सीधे दिया है कि बी इज़ गिल्टी ऑफ मर्डर एंड ए इज़ गिल्टी ऑफ कल्पेबल होमोसाइड, क्योंकि जो ओनली ऑफ कल्पेबल होमोसाइड, यानी जो ए ने किया है वो कल्पेबल होमोसाइड है, यानी कम मर्डर से कम। ठीक है, यानी कल्पेबल होमोसाइड होता मर्डर है, बट इसकी सज़ा मर्डर के इक्वल नहीं होती, मर्डर से कम होती। और मर्डर तो मर्डर है, यानी उसमें इंटेंशन होती है, यानी बी की तो इंटेंशन थी उसको मारने की, और जो ए ने किया वो क्या किया, उसने ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में आके किया, यानी गुस्से में किया, उसकी इच्छा नहीं थी उसको मारने। तो यानी एक में इंटेंशन नहीं थी बट बी में इंटेंशन और गिल्टी माइंड दोनों थे, यानी यही इसमें दोनों में फ़र्क था। ठीक है, यानी वो दोनों देखिए इसमें अभी हमने पढ़ा था, इसका क्या मीनिंग था कि अगर कोई व्यक्ति मिलकर अलग अलग अपराध करते हैं तो वो अलग अलग अपराध के दोषी होंगे। तो शायद इस इलिस्ट्रेशन से आपको समझ भी आ गया कि वो अलग अलग अपराध के दोषी क्यों, क्योंकि देखिए मरा तो जेड है और मारा दोनों ने, बट एक ने ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में आके मारा, एक ने इंटेंशनली मारा। तो एक कल्पेबल होमोसाइड के लिए गिल्टी माना जाएगा और दूसरा मर्डर के लिए, यानी दोनों के अपराध अलग हैं, दोनों को अलग अलग अपराधों के लिए सजा दी जाएगी। आई होप आपको ये समझ आ गया। यहाँ पे हमारा चैप्टर 1 पूरा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, चैप्टर 1 के हमारे 3 सेक्शन थे। हमारा सेक्शन 1 जिसमें हमारा बेसिक था, यानी ये संहिता का पूरा नाम क्या होगा, ये कहाँ लागू होगी, कहाँ लागू नहीं होगी, ये कब इन्फोर्स में है, ये सब हमें सेक्शन 1 बताता है। सेक्शन 2 हमें क्या बताता है, सेक्शन 2 हमारा डेफिनेशन क्लोज है, जिसमें अलग अलग तरह की 1 to 38 डेफिनेशन है। डेफिनेशन सारी A to Z है, यानी अल्फ़ाबेटिकल है, जिन्हें लर्न करना बहुत ही इजी है, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकल होने की वजह से डेफिनेशन हमें लर्न करना आसान हो जाता है। क्योंकि अगर हम इन्हें नंबर वाइज भी लर्न करें कि A 1 में आती है या 2 में आती है 3 में, तो देखिए अल्फ़ाबेटिकल होने की वजह से आपको डेफिनेशन इजीली लर्न हो जाएंगी। अब 3 में क्या था, हमारा सेक्शन 3 के अंदर हमें जर्नल एक्सप्लेनेशन दी हुई थी, जो हमें पहले आईपीसी में अगर हम इसका कंपेयर करें तो आईपीसी में हमें, मैंने आपसे पहले बताया था कि सेक्शन 6, 7, 27, 32, 34, 35 और 36, 38 में दी गई थी। अब इन सबको मर्ज करके हमारा पूरा सेक्शन 3 बना दिया गया, जिसमें सेक्शन 3 में क्लोज 9 तक दी गई हैं। और अब ये क्लोज 9 तक हमारा यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब हम अपना शुरू कर रहे हैं हमारा चैप्टर 2। अब चैप्टर 2 में हमें क्या दिया गया, अब इस चीज़ को हमें थोड़ा सा समझना। इसमें हमें दिया गया है, देखिए इसमें दिया है हमें पनिशमेंट के बारे में। अब ये पनिशमेंट कितनी है, कितने टाइप्स की हैं, ये हम कहाँ पढ़ने वाले हैं, हम सेक्शन 4 में। आज हम अब हम स्टार्ट कर लेते हैं हमारा सेक्शन 4। ठीक है, अब सेक्शन 4 में क्या क्या दिया गया है, चलिए हम इसे देख लेते हैं। देखिए सेक्शन 4 में दिया है द पनिशमेंट ऑफ विच ऑफेंडर आर लायबल अंडर दिस प्रोविजन ऑफ दिस संहिता आर, यानी इसमें क्या हमें सीधे सीधे इन्होंने एक ही चीज़ बताई है
कि इस संहिता में यूज़ होने वाली पनिशमेंट कौन कौन सी, यानी कितने टाइप की पनिशमेंट हैं जो इस संहिता के अंदर यूज़ होती हैं। तो आप देखिए इस संहिता के अंदर कितने टाइप के पनिशमेंट हैं। इस संहिता के अंदर हमारी 6 टाइप की पनिशमेंट है। जब आईपीसी थी तो आईएफ में सिर्फ 5 टाइप की पनिशमेंट थी, वहाँ पे कम्युनिटी सर्विस नहीं थी। अब जो कम्युनिटी सर्विस है यानी हमारी एफ, इसमें बढ़ा दी गई है, यानी इसमें ऐड कर दी गई। ये हमारे बीएनएस में है, ये नई डेफिनेशन है, इसलिए आपको इसे अच्छे से पढ़ना है। अब हम अपनी पनिशमेंट देख लेते हैं कौन सी है। सबसे पहले ए में डेथ है, बी में इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ है, सी में हमारा इम्प्रिजनमेंट विच इज ऑफ टू डिस्क्रिप्शन नेमली, यानी कौन कौन सी हैं आप इन्हें भी देख लीजिए। सी में हमें इम्प्रिजनमेंट देगी विच इज़ टू डिस्क्रिप्शन नेमली, यानी 2 तरह की इम्प्रिजनमेंट है, यानी इम्प्रिजनमेंट का हिंदी मीनिंग होता है कारावास, यानी 2 तरह की सजा। 2 तरह की सजा कैसे, एक तो रिग्रेस होकर एक सिंपल। यानी रिग्रेस कैसी होती है, हार्ड लेबर के साथ होती है, और सिंपल क्या होती है, जो थोड़ी कम होती है, वो हमारी सिंपल होती है। डी में हमें क्या दिया गया, डी में हमारा फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी दिया हुआ है, और आपका एफ ई में फाइन दिया गया, और ई में फाइन है, एफ में आपका कम्युनिटी सर्विस है। यानी कितने टाइप्स की पनिशमेंट है, हमारी 6 टाइप की पनिशमेंट है। कहाँ दी गई है, हमें 4 में, सेक्शन 4 में दी गई है। और ये जो सेक्शन 4 में कि कितने टाइप की पनिशमेंट, ये प्रिलिमिनरी में क्वेश्चन आता ही आता है, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। मैं आपको एक बार फिर बता देती हूँ कि चैप्टर 2 सेक्शन 4 किसके बारे में बताता है, पनिशमेंट के बारे में बताता है। पनिशमेंट कितने टाइप की हैं, 6 टाइप की हैं। कौन कौन सी है, डेथ है, यानी 4 का क्लॉज ए डेथ, क्लॉज बी इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ, क्लॉज सी इम्प्रिजनमेंट कितने टाइप की होती है, 2 टाइप की होती है। कैसी होती है, ए 1 रिग्रेस, 2 सिंपल, यानी या तो कठिन कारावास होगा या सादा कारावास होगा। डी में हमें फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, यानी संपत्ति को जब्त करना। फॉरफीचर्स ऑफ प्रॉपर्टी का मीनिंग क्या होता है, संपत्ति को जब्त करना, यानी किसी की कुर्की करना। ई में फाइन दिया है, और एफ में हमें कम्युनिटी सर्विस को दिया गया। ठीक है, यहाँ तक हमारा क्या हुआ, ये हमारा सेक्शन 4 तक आज कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आगे, इससे आगे हम कल के क्लास में करेंगे। आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने हमारा चैप्टर 1 का सेक्शन 3 में 9 एक्सप्लेनेशन पढ़ी। 9 एक्सप्लेनेशन में क्या क्या दिया गया है कि कितने उम्र का बच्चा कोई क्राइम कर सकता है, कितने उम्र का है जो क्राइम नहीं कर सकता, यानी जिसको ये माना गया है कि ये बच्चा क्राइम कर ही नहीं सकता, वो कितना है, 7 साल का। उसके बाद हमने पढ़ा था कि अगर कोई भी स्पाउस हो, सर्वेंट हो, क्लर्क हो, उनके अंडर का कोई भी कार्य किया जाता है तो वो जो उसका ओरिजिनल मालिक होता है वही उसका जिम्मेदार माना जाता है। उसके बाद हमने इसमें क्या क्या पढ़ा, उसके बाद हमने इसमें ये पढ़ा कि अगर कोई भी व्यक्ति, एक बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर एक ही क्राइम को अंजाम देते तो वो सभी क्या होंगे, वो उसी क्राइम के जिम्मेदार माने जाएंगे। उसके बाद हमने इसमें क्या पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा कि अगर नॉलेज और इंटेंशन को रखते हुए लोगों का समूह किसी क्राइम के बारे में सोचता है या उसको करता है तो वो सभी ऐसे ही पनिश किए जाएंगे उसी एक ही पनिशमेंट से कि जैसे कि उन्होंने अकेले ने वो क्राइम किया हो। ठीक है, यानी ये हमारी जर्नल एक्सप्लेनेशन थी, 9 पॉइंट्स थे। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, उसके बाद हमने अपना चैप्टर 2 स्टार्ट किया जिसमें हमने पनिशमेंट के बारे में पढ़ा। पनिशमेंट के हमने टाइप्स पढ़े कि वो 6 टाइप्स की होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। तो आज की हमारी क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। आज हमने अपनी क्लास में ये सारा डिस्कस कर लिया, यानी हमने अच्छे से अपना सेक्शन 2, सेक्शन 1 और सेक्शन 3 अच्छे से पढ़ लिया, और सेक्शन 4 यानी चैप्टर 2 का सेक्शन 4 भी हमने यहाँ डील कर लिया। आई होप अब आपको यहाँ तक जितना हमने पढ़ा है कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, कि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी जो आपको समझना नहीं। अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट है किसी भी सेक्शन को लेकर कि हमें ये चीज़ यहाँ पे समझना है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर कमेंट में दे दूँगी ताकि आपको वो भी क्रिस्टल क्लियर हो जाए। ठीक है, ये सीरीज़ हमारी कंटिन्यू चल रही है मंडे टू फ्राइडे
मंडे टू सैटरडे ये सीरीज़ हमारी कंटिन्यू चल रही है। बीएनएस की तैयारी के साथ साथ हमारी दूसरी क्लास भी चल रही है, वो कहें कि एपीओ के लिए, जो हमारे एमसीक्यूज़ की सीरीज है। आप आइए, ज्वाइन कीजिए। आपको अच्छा लगे वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए विनायका लॉ स्टडीज़ में, ताकि आपकी जुडिशियरी हो, एआई भी हो, एलएलबी हो, या कोई भी कंपैरेटिव एग्जाम जो जुडिशियल से मैटर करता है, वहाँ आपके लिए क्लास हेल्पफुल होने वाली है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।